हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप में। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय और ये है आपका क्लास नंबर 14। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे अध्याय नंबर 4। तो दोस्तों, अध्याय नंबर 3 तक आपका कंप्लीट हो चुका है सामाजिक अध्ययन। तो दोस्तों, यहाँ पर अध्याय नंबर 4 का नाम है उत्तर प्रदेश से एक समग्र दृष्टि। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश से एक समग्र दृष्टि के अंतर्गत देखेंगे हम लोग प्राकृतिक प्रदेश यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में अवस्थित एक सीमांत राज्य है जिसकी ग्लोब पर स्थिति 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपका 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 05 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो दोस्तों, ये स्थिति क्या है? ये स्थिति ग्लोब पर है हमारे उत्तर प्रदेश की। यानी कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप ग्लोब को देखिए। ये है ग्लोब जिसके बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उसे कहते हैं विषुवत रेखा। और इसी के समांतर जो भी रेखाएं खींची जाती हैं ग्लोब पे, ये क्या रहती हैं? ये अक्षांश रेखाएं रहती हैं। और इस तरह से जो खड़ी लाइन होती है ये देशांतर रेखाएं होती हैं। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, आपका 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि यहाँ पर देखेंगे आप, आपका ये जो विषुवत रेखा है ग्लोब के बीचों बीच, ये यही डिवाइड करती है उत्तरी अक्षांश यानी कि नॉर्थ और ये साउथ। तो यहाँ पर उत्तरी अक्षांश से, चूंकि हमारा जो देश है वो दोस्तों ग्लोब, आप जब ग्लोब में मैप में देखेंगे तो आपको हमारा देश कहाँ दिखेगा? जो इसकी आप देखेंगे, हमारा जो देश है वो कर्क रेखा, यहाँ कर्क रेखा हमारे देश के बीचों बीच से होकर के जाती है। तो आप पे कर्क रेखा जो यहाँ पे फिर से देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये रेखा है विषुवत रेखा, ऊपर कर्क है, इसके नीचे विषुवत रेखा के नीचे मकर रेखा है। तो कर्क रेखा हमारे देश के बीचों बीच से होकर के जाती है। तो यहाँ पर देखिए, जो ये आपका, इसके पहले हमने आपको बताया कि ये नॉर्थ है और ये है साउथ, और ये डिवाइड कौन करता है? ये विषुवत रेखा करती है। क्लियर? तो हमारा जो देश है वो यहाँ स्थित है, इस कर्क रेखा पर स्थित है, यानी कि ये नॉर्थ है, यानी कि उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और दोस्तों, यहाँ पर अब बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की जो ग्लोब पर स्थिति है वो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। यानी कि यहाँ पर देखिए, ये जो 23 डिग्री, ये 23.5 डिग्री पे आपका कर्क रेखा होती है, इसके थोड़ा सा ऊपर आपका उत्तरी अक्षांश पड़ेगा। क्लियर? तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, अगर देशांतर की बात करें तो 77 डिग्री 05 पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तर प्रदेश स्थित है। क्लियर? अब आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो आपके पास ग्लोब होगा या आपके पास मानचित्र होगा, उसमें आप देखने की कोशिश करिएगा अपना। अगर यूपी का मानचित्र होगा तो यूपी में आपको आसानी से सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, पूर्व से पश्चिम लंबाई 650 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण चौड़ाई जो है वो है 240 किलोमीटर। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये जो 650 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण लंबाई, ये किसकी बात हो रही है? हमारे उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। किसकी जो लंबाई है वो 650 किलोमीटर है और जो इसकी चौड़ाई है वो 240 किलोमीटर है। क्लियर? और दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल देश को स्पर्श करती है, यानी कि उत्तर प्रदेश नेपाल से सीमा बनाता है। अब यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे, यहाँ देखिए हमारे प्रदेश के
अलग अलग दिशाओं में कौन कौन से राज्य स्थित हैं उसके विषय में जानते हैं। यहाँ पे देखिए प्रदेश के उत्तरी भाग में नेपाल एवं उत्तराखंड है और उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है, पश्चिम में है हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जो भी राज्य हैं उनके विषय में बात हो रही है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के दक्षिण में है मध्य प्रदेश, और दोस्तों यहाँ पर देखें तो दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ है और पूरब में है बिहार और झारखंड। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है कि अलग अलग उसकी दिशाओं में कौन कौन से राज्य स्थित हैं। तो यहाँ पर हमने देखा उत्तरी भाग में नेपाल और उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान है, दक्षिण में मध्य प्रदेश है, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ है और पूर्व में बिहार एवं झारखंड है। क्लियर दोस्तों, यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश की स्थिति की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है। देश के 3 राज्य क्रमशः राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश से अधिक है। तो दोस्तों अगर आपके उत्तर प्रदेश के सापेक्ष ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन से राज्य बड़े हैं, तो वहां पर आपका मध्य प्रदेश आएगा, राजस्थान आएगा और महाराष्ट्र आएगा। क्लियर, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये बड़े हैं। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश की जलवायु सामान्यतः उपोष्ण मानसूनी प्रकार की है, फिर भी यहाँ जलवायु संबंधी विभिन्नताएं देख पाई जाती हैं। क्लियर, यहाँ पे अगर मुख्यतः देखा जाए तो उपोष्ण जलवायु पाई जाती है, यानी कि उपोष्ण मानसूनी जलवायु पाई जाती है। और अगर बात करें इसमें इन जलवायु में भी भिन्नता देखने को मिलती है। क्लियर, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक विभाग और भौतिक विभाजन किस तरह से हुआ है, किस तरह से उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन किया गया है। तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य के गठित होने से पूर्व उत्तर प्रदेश को 3 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, यानी कि जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही राज्य हुआ करते थे उस समय जो उत्तर प्रदेश था वो 3 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। तो इसमें देखिए उत्तर का भाबर और तराई क्षेत्र, ये पहला विभाजन क्या था, उत्तर का भाबर और तराई क्षेत्र। दोस्तों देखिए इसमें आपको रटना नहीं है, बस समझते चढ़ना, जो जो हेडिंग है उसको लर्न कर लेना है। इसमें देखिए उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक विभाग के विषय में पढ़े, यानी कि जो भी उसका भौतिक विभाजन है वो किस तरह से हुआ है। तो इसका पहला विभाजन है उत्तर का भाबर और तराई क्षेत्र। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी क्षेत्र को भाबर क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे ऊपरी यानी कि उत्तरी क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, भाबर क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र तराई क्षेत्र के उत्तरी छोर पर एक पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो भाबर क्षेत्र है ये तराई क्षेत्र के जो छोर हैं उनके ऊपर एक पतली पट्टी के रूप में इसका विस्तार है। और दोस्तों भाबर क्षेत्र की जो पट्टी है वो ऊबड़ खाबड़ होती है, यानी कि वो समतल नहीं है। क्लियर, यहाँ पे देखिए तराई क्षेत्र का निर्माण महीन अवसादों से हुआ है, यानी कि नदियों के द्वारा जो भी अवसाद बहा के लाती है नदी, उसी अवसाद से ही तराई क्षेत्र का निर्माण हुआ है। इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होने के कारण दलदल मैदान भी पाए जाते हैं। अब चूंकि दोस्तों तराई नाम से ही है कि यहाँ पे वो निचला हिस्सा होता है नदी के किनारे का बिल्कुल, तो यहाँ पर दलदल मैदान भी पाए जाते हैं। और वृक्षों के कारण सहारनपुर में कागज उद्योग, मेरठ में खेल का सामान का निर्माण उद्योग, प्रमुख रूप से ये सारी चीजें उल्लेखनीय हैं। उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर सहारनपुर कागज उद्योग के लिए और मेरठ में खेल के सामान बनाए जाते हैं, इसके लिए दोनों महत्वपूर्ण है। आगे हम चलते हैं दोस्तों इसमें देखिए दूसरा विभाजन है गंगा यमुना मध्य का मैदानी क्षेत्र। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा भाबर और तराई क्षेत्र, अब हम देख रहे हैं गंगा यमुना मध्य के मैदानी क्षेत्र। तो गंगा यमुना के जो भी मध्य के जो क्षेत्र हैं मैदानी क्षेत्र है उसके विषय में हम लोग जानते हैं। दोस्तों नदियों द्वारा निक्षेपित तलछट, कांप, मिट्टी और उनकी संरचना के आधार पर इस मैदान को 2 उपभागों में बांटा जा सकता है, यानी कि जो गंगा यमुना के मध्य जो मैदानी क्षेत्र है इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए दोनों के कुछ कुछ विशेषताएं हैं और वो 2 भाग कौन कौन से उसके विषय में भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए पहला भाग है बांगर क्षेत्र। क्लियर,
बांगर किसे कहते हैं दोस्तों? आपके एग्जाम में सीधे ऐसे ही पूछता है कि बांगर क्या है, खादर क्या है। तो अगर आप ये अच्छे से पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। दोस्तों देखिए, बांगर क्षेत्र से तात्पर्य उस क्षेत्र से है जहाँ नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। यानी कि जो नदी है, जो बरसात के सीजन में बाढ़ आती है, उस बाढ़ का पानी भी ऐसे क्षेत्रों में ना पहुंच पाए तो वो क्षेत्र पुरानी काप मिट्टी का जमाव उन पर बना रहता है। यानी कि जो मिट्टी वो पहले से उस क्षेत्र में थी वही मिट्टी वहां पे बनी रहती। यानी कि उस मिट्टी का जो परिवर्तन होता है एक तरह से नदियों द्वारा बहाई गई जो अवसाद है उसके द्वारा नहीं हो पाता है। तो इन पर हार के नाम से भी जाना जाता है और इस मिट्टी में फास्फोरस एवं चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जबकि जो नाइट्रोजन, पोटास जैसे तत्वों की अपेक्षाकृत न्यूनता पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर नदियों के द्वारा बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है वो क्या क्षेत्र होते हैं? वो बांगर क्षेत्र होते हैं। और इस क्षेत्र में फास्फोरस, चूने की मात्रा जो होती है वो पर्याप्त होती है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन, पोटास, इन सारे तत्वों की कमी हो जाती है। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए देखते हैं दोस्तों, हमने पढ़ा बांगर क्षेत्र के विषय में जहाँ पे नदियों का पानी, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे नदियों का पानी नहीं पहुँच पाता। लेकिन यहीं अगर हम देखें खादर क्षेत्र, तो दोस्तों खादर क्षेत्र से तात्पर्य कछार से है जहाँ नदियों द्वारा प्रतिवर्ष मिट्टी की परतों में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों देखिए, बांगर क्षेत्र अगर हम बात करें तो बांगर क्षेत्र ऐसे जगहों को, ऐसे क्षेत्रों को कह रहे थे जहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। लेकिन जो खादर क्षेत्र होता है ये ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है जहाँ पर बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचता है और उनके द्वारा जो ऊपरी परत होती है उसमें परिवर्तन होता है। यह मिट्टी, यहाँ पे देखेंगे हम, यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है। इस मृदा में सामान्यतः पोटास, मैग्नीशियम, चूना, जीवावशेषों की अधिकता होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, चूंकि जो नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए अवसादों से ये मिट्टी हमेशा चेंज होती रहती, तो इसमें क्या होता है, इसमें इसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। क्योंकि यहाँ पर हम देखें दोस्तों तो ये जो नदियाँ अपने साथ जो अवसाद जमा करके रखती हैं, ये कहीं ना कहीं अलग अलग तरह के जीवाश्मों का अवशेष, या फिर हम कह सकते हैं अलग अलग तरह के जीवों का अवशेष, या फिर हम कह सकते हैं जो भी पत्तियां, पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह होती हैं, वो सब एक तरह से मिल करके मिट्टी में खाद का कार्य करती हैं। और यहाँ पर हम बात करें जबकि नाइट्रोजन की कमी इस क्षेत्र में पाई जाती है। और दोस्तों इसे नवीन कांप, नूतन जलोढ़, मटियारा, दोमट आदि नामों से भी जाना जाता है। यानी कि दोस्तों अगर आपके एग्जाम में खादर के अलावा नूतन जलोढ़ मिट्टी आ जाए या फिर मटियारा, दोमट मिट्टी आ जाए तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। इसमें बस आपको इतना ही लिखना है कि नदियों द्वारा लाए गए जो अवसाद होते हैं उससे इसका निर्माण होता है, और साथ ही इन अवसादों की वजह से जो मृदा की ऊपरी परत है उसमें परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से ये उपजाऊ होती रहती है और इसमें पोटास, मैग्नीशियम, चूना और जीवों के अवशेषों की अधिकता होती है। क्लियर? तो ये सारी चीजें, और इसमें नाइट्रोजन की कमी भी होती है, आपको इतना ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तीसरा पॉइंट। यहाँ पर हमने देखा इसके पहले तराई क्षेत्र, और यहाँ पर हमने देखा बांगर और खादर क्षेत्र। अब हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर दक्षिण का पठारी यानी कि पहाड़ी क्षेत्र। इस प्रदेश में कम वर्षा के कारण पठारी क्षेत्र में वृक्ष, वनस्पतियां अपेक्षाकृत छोटी होती हैं और यहाँ की मुख्य फसलें ज्वार, तिलहन और चना एवं गेहूं आदि हैं। क्लियर? यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण थी, उतना ही हमें यहाँ पे लिखना था। अब हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनजातियों के विषय में, क्योंकि इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रदेश में सूचीबद्ध जनजातियों की संख्या 12 हो गई है, जो कि प्रदेश के 19 जिलों में निवास करती है। नई सूचीबद्ध जनजातियां इस प्रकार हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कौन कौन सी जनजातियां और किस किस जनपद में निवास करती हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 कॉलम बने हुए हैं, जनपद जिसमें निवास करती हैं जनजातियां, और पहले कॉलम में देखिए जनजाति। दोस्तों यहाँ पे देखिए पहला है गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी व राजगोंड।
तो दोस्तों ये जो जनजातियां ये पाई जाती हैं महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र। तो ये जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये अलग अलग जनपद में पाई जाती है। क्लियर। जो गोंड जनजाति है, धुरिया और नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड, ये सारी जनजातियां जो हैं। अब दोस्तों दूसरे नंबर पे देखिए यहाँ पे है खरबार या खैरबार। कहीं पे खरबार बोला जाता है तो कहीं खैरबार। दोस्तों ये जो जनजाति है दूसरे नंबर की, ये देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और चंदौली और सोनभद्र में पाई जाती हैं। क्लियर। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, अभी आप देखते जाइए, ज्यादातर जनजातियां जो है वो सोनभद्र में ही पाई गई हैं। यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर है सहरिया, ललितपुर। दोस्तों इसका एक ट्रिक था, हम लोग के सर बताते थे, सहरिया बाबू ललितपुर गए। क्लियर। सहरिया बाबू ललितपुर गए, ये ट्रिक था, इससे आपको याद हो जाएगा सहरिया कहाँ की जनजाति है, ललितपुर की। और दोस्तों यहाँ पर देखिए परहिया, परहिया जनजाति है सोनभद्र की। बैगा भी सोनभद्र की। पंखा और पनिका ये सोनभद्र। और मिर्जापुर की है अगरिया, ये सोनभद्र की है। पठारी ये सोनभद्र की है। चेरा सोनभद्र चंदौली की है। और भुइया भुनी ये सोनभद्र की है। तो दोस्तों ये सारी जनजातियां जो अलग अलग जनपद में निवास करती हैं, इनके विषय में हम लोगों ने देखा, जिसमें से सहरिया आपका हो गया, गोंड हो गया, और इसके अलावा अगरिया, ये सारी जो जनजातियां ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक सरसरी निगाह से ये सारी चीज़ें आप एक बार जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी जनजातियों के विषय में भी पूछा जाता है। तो ये आपकी यूपी से संबंधित जनजातियां हैं और उनके अलग अलग जो जनपद जहाँ पे वो निवास करती हैं। तो आज के लिए दोस्तों वीडियो इतना ही है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। साथ ही दोस्तों टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसमें आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, जिसका आपको टेस्ट देना है। तो आप जब ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको टेस्ट मिलेगा, और आप टेस्ट जरूर दीजिए, क्योंकि आपको टेस्ट देने से आपको खुद को आंकने का मौका मिलेगा कि आपका कितना सिलेबस तैयार हो चुका है, जितना आपको अभी तक पढ़ाया गया क्या वो सारी चीज़ें आपकी तैयार हैं। तो दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।